आज हम जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्रम में रतनपुर कलचुरी वंश को समाप्त करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रायपुर के कलचुरी वंश। रायपुर के कलचुरी की लहुरी शाखा को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? रायपुर में कलचुरी वंश की लहुरी शाखा। लहुरी शाखा, ठीक है। ब्रांच, जो ब्रांच होता है उसको क्या बोलते हैं? लहुरी शाखा, है ना। जैसे एक बड़ा ऑफिस होता है, उसके नीचे छोटा ऑफिस होता है, तो उसी तरह पहले त्रिपुरी कलचुरी वंश बड़ा था, उसकी लहुरी शाखा रतनपुर में आके स्थापित हुई और उसकी लहुरी शाखा जो है रायपुर में स्थापित हुई। उसी रायपुर कलचुरी वंश का हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रतनपुर कलचुरी वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम था जगन्नाथ सिंह देव। रतनपुर कलचुरी वंश में एक राजा था जिसका नाम क्या था? जगन्नाथ सिंह देव। अंधकार युग में हमने इस राजा को पढ़ा था कि अंधकार युग में एक राजा का नाम बताया गया था बाबू द्वारा कि अंधकार युग में रतनपुर कलचुरी वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम क्या था? जगन्नाथ सिंह देव। इस जगन्नाथ सिंह देव के दो बेटे हुए थे, एक का नाम था वीर सिंह देव और एक का नाम था देवनाथ सिंह देव। देवनाथ सिंह देव, ठीक है, वीर सिंह देव और देवनाथ सिंह देव। तो जगन्नाथ सिंह देव के बाद रतनपुर कलचुरी वंश का राजा बना वीर सिंह देव और इसी वीर सिंह देव के समय 1360 ईस्वी में इसने अपने भाई देवनाथ सिंह देव को बंटवारा दिया और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ों पर शासन करने के लिए भेज दिया। यानी छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का विभाजन कब हो गया? 1360 में। शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ों पर रतनपुर को केंद्र बनाकर शासन कौन कर रहा था? वीर सिंह देव। और शिवनाथ नदी के दक्षिण के 18 गढ़ों पर शासन करने किसको दे दिया गया? देवनाथ सिंह देव को दे दिया गया कि आप जाओ शासन करो। ऐसा करके इसने वीर सिंह देव ने अपने भाई को क्या दे दिया? बंटवारा दे दिया। तो इस तरह रतनपुर कलचुरी वंश का क्या हो गया? विभाजन हो गया। लेकिन इस विभाजन से पहले रायपुर के क्षेत्र में खल्लारी को राजधानी बनाकर इन्हीं कलचुरियों के कुछ रिश्तेदार जो है पहले से शासन कर रहे थे। कहां पर? खल्लारी पर। और खल्लारी पर कलचुरी वंश की स्थापना करने वाला राजा था लक्ष्मी देव। कौन था? राजा लक्ष्मी देव। खल्लारी पर पहले से ही इन्हीं कलचुरियों के रिश्तेदार जो है क्या कर रहे थे? सत्ता स्थापित कर चुके थे और इस सत्ता को स्थापित करने वाला कौन था? लक्ष्मी देव। इसने 1300 से लेकर 1340 ईस्वी तक जो है यहाँ पर शासन किया था। और देवनाथ सिंह देव जब 18 गढ़ों पर राज करने आता, उससे पहले रायपुर क्षेत्र पर खल्लारी को राजधानी बनाकर इन्हीं कलचुरियों के रिश्तेदार क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो खल्लारी में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है बोलेगा? तो यही लक्ष्मी देव जो है इस कलचुरी के खल्लारी के का क्या रहेगा? संस्थापक। तो खल्लारी में कलचुरियों का संस्थापक कौन है बोलेगा? लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव के बाद इस क्षेत्र का राजा हुआ कौन? सिंहण देव। सिंहण देव ये राजा बना और सिंहण देव ने 1340 से लेकर 1380 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और इसी सिंहण देव के समय ही 1360 में रतनपुर कलचुरी वंश का क्या हुआ? विभाजन हुआ और देवनाथ सिंह देव को रायपुर क्षेत्र के शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ मिले थे। तो देवनाथ सिंह देव को पराजित करके सिंहण देव ने 18 किलों को क्या कर लिया? जीत लिया। 18 गढ़ों को जीत लिया। तो सिंहण देव ने देवनाथ सिंह देव को पराजित कर 18 गढ़ों पर क्या कर लिया? 18 गढ़ों पर अधिकार कर लिया। तो 18 गढ़ों पर अधिकार कर लिया किसने? सिंहण देव ने। क्लियर है? तो किसने रायपुर के 18 गढ़ों को जीता है बोलेगा? तो किसने जीता है? सिंहण देव ने जीता है ना। तो सिंहण देव जो है, सिंहण देव जब राजा बना तो उसी समय देवनाथ सिंह देव को शिवनाथ नदी के नीचे दक्षिण के 18 गढ़ों का प्रमुख बनाकर भेजा गया था क्योंकि बंटवारा हो चुका था। अब जब शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ों पर राज करने के लिए देवनाथ सिंह देव आया, उससे पहले सिंहण देव ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको पूरी तरह से पराजित करके 18 गढ़ों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 18 गढ़ों को जीत लिया। तो किस राजा ने शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ों को जीता है बोलेगा? तो किसने जीता है? सिंहण देव ने जीता है। और सिंहण देव के बाद उसका बेटा रामचंद्र
रामचंद्र देव, ये राजा बना रामचंद्र देव। इसने 1380 से लेकर 1400 ईस्वी तक शासन किया और इसी ने अपने पिता के द्वारा जीते हुए 18 गढ़ों को व्यवस्थित किया। 18 गढ़ों को क्या किया? व्यवस्थित किया। जीते गए 18 गढ़ों को व्यवस्थित किया और रायपुर में कलचुरी वंश की स्थापना की। रायपुर के कलचुरी वंश की क्या की? स्थापना की। इसीलिए इसको रायपुर कलचुरी वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। तो रायपुर कलचुरी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रामचंद्र देव को रायपुर कलचुरी वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये वही राजा है जिसने अपने बेटे राय ब्रह्मदेव, इसके नाम पर राय ब्रह्मदेव के नाम पर एक शहर बसाया और उसी शहर का नाम क्या रखा? रायपुर। ठीक है, तो रायपुर शहर की स्थापना करने वाला राजा कौन है बोलेगा? तो रामचंद्र देव। और किसके नाम पर रखा? तो अपने बेटे राय ब्रह्मदेव के नाम पर ही इन्होंने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा? रायपुर। और 18 गढ़ों को व्यवस्थित कर रायपुर को राजधानी बनाकर कुछ क्षेत्र पर शासन किया कलचुरी वंश का राजा बनकर। इसीलिए रायपुर कलचुरी वंश का शासक संस्थापक किसे माना जाता है? रामचंद्र देव को माना जाता है। क्लियर है? तो रामचंद्र देव ही वह राजा हुआ जिन्होंने 18 गढ़ों को व्यवस्थित किया, अपने बेटे राय ब्रह्मदेव के नाम से रायपुर शहर की स्थापना की। इसीलिए रायपुर कलचुरी वंश का संस्थापक कहा जाता है किसको? रामचंद्र देव को। क्लियर है? और इतिहासकार मिरासी के अनुसार यही राजा रामचंद्र देव ने फणिनाग वंशी राजा मुनिंद देव को क्या किया था? पराजित किया था। मुनिंद देव को क्या किया था? पराजित किया था। तो मुनिंद देव को पराजित करने वाला रायपुर कलचुरी राजा कौन है बोलेगा? तो रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव के बाद उसका बेटा राय ब्रह्मदेव राजा बना। उसका बेटा राय ब्रह्मदेव राजा बना और इस राय ब्रह्मदेव ने 1400 से लेकर 1420 ईस्वी तक शासन किया। और इसी राय ब्रह्मदेव ने ही 1409 ईस्वी में इसी राय ब्रह्मदेव ने 1409 ईस्वी में जो शहर बसाया था उसके पिताजी ने, रायपुर शहर, उस रायपुर को क्या बनाया? राजधानी। तो रायपुर को राजधानी बनाने वाला कलचुरी राजा कौन है बोलेगा? तो रायपुर को राजधानी बनाने वाला राजा कौन है? राय ब्रह्मदेव। क्लियर है? तो रायपुर को राजधानी, रायपुर शहर की स्थापना करने वाला राजा रामचंद्र देव, लेकिन रायपुर शहर को राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? राय ब्रह्मदेव। और ये 1409 में इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र की राजधानी बनी है, जो आज तक छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। क्लियर है? तो रायपुर को राजधानी बनाने वाला कलचुरी राजा कौन था? राय ब्रह्मदेव। और इसने राजधानी कब बनाया? 1409 में। क्लियर है? इसी राय ब्रह्मदेव के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हाजीराज। इस व्यक्ति का नाम क्या था? हाजीराज। इस राय ब्रह्मदेव के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था? हाजीराज। और इसी हाजीराज ने खारू नदी के किनारे पर, कौन-सी नदी के किनारे पर? खारू नदी के किनारे पर रायपुर में हटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया है। रायपुर में हटेश्वर महादेव मंदिर का क्या किया है? निर्माण किया है। हटेश्वर महादेव मंदिर का क्या किया है? निर्माण किया है। और इसी राय ब्रह्मदेव के समय पर 1415 ईस्वी में, 1415 ईस्वी में देवपाल नाम के मोची ने, देवपाल नाम के मोची ने जो है खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण किया। खल्लारी में विष्णु मंदिर का क्या किया है? निर्माण किया। ठीक है? तो इस राय ब्रह्मदेव के बारे में आपको 3 चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। राय ब्रह्मदेव वह राजा है जिसने 1409 में रायपुर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। और इसी राय ब्रह्मदेव के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? हाजीराज, जिसने खारू नदी के किनारे पर रायपुर में हटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया है। और इसी राय ब्रह्मदेव के समय पर 1415 में देवपाल नामक मुची ने जो है खल्लारी में विष्णु मंदिर का क्या किया है? निर्माण किया। क्लियर है? इस राय ब्रह्मदेव के बाद रायपुर में कलचुरी वंश के बहुत सारे राजा हुए, परंतु उनके उल्लेखनीय योगदान नहीं है, है ना? जैसे इस राय ब्रह्मदेव के बाद राजा हुआ केशव देव। राय ब्रह्मदेव के बाद राजा कौन हुआ? केशव देव। केशव देव के बाद राजा हुआ भुवनेश्वर देव। भुवनेश्वर देव, ठीक है? भुवनेश्वर देव के बाद राजा हुआ मानसिंह देव। मानसी देव के बाद राजा हुआ संतोष सिंह देव। संतोष सिंह देव। उसके बाद राजा हुआ सूरत सिंह देव। सूरत सिंह देव के बाद राजा हुआ सम्मान सिंह देव। ठीक है? सूरत सिंह देव के बाद राजा कौन हुआ? सम्मान सिंह देव। सम्मान सिंह देव के बाद राजा हुआ चामुंडा सिंह देव।
फिर आया बंशीधर सिंहदेव, बंशीधर सिंहदेव, ठीक है। और बंशीधर सिंहदेव के बाद आया धन सिंह देव, धन सिंह देव, और धन सिंह देव के बाद आया जैत सिंह देव, जैत सिंह देव। क्लियर है। तो देखो राय ब्रह्मदेव के बाद राजा कौन हुआ? केशव देव, भुवनेश्वर देव, मानसिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरज सिंह देव, सम्मान सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, आपका वंशीधर सिंह देव, धन सिंह देव, और कौन हुआ राजा? जैत सिंह देव। इसी जैत सिंह देव के शासन काल के समय ही रायपुर में दुग्धाधारी मठ का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो रायपुर में दुग्धाधारी मठ का निर्माण, रायपुर में दुग्धाधारी मठ का जो निर्माण है वो किसके समय हुआ है? राजा जयसिंह के समय हुआ है। क्लियर है। तो राजा जयसिंह के समय ही जो है दुग्धाधारी मठ का निर्माण हुआ है। रायपुर में एक इस आश्रम था जिसमें एक मुनि रहते थे, एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था बलभद्र सिंह। क्या नाम था? बलभद्रदास। क्या नाम था? बलभद्रदास। वो बलभद्रदास जो है दूध पीकर अपना क्या करते थे? जीवन निर्वाह करते थे। तो उन्हीं के स्मृति में जिस आश्रम या मठ का निर्माण किया गया उसी का नाम क्या रखा गया? दुग्धाधारी मठ, जो किस राजा के समय हुआ है? जैत सिंह देव के समय हुआ है। इस जैत सिंह देव के बाद राजा हुआ फतेह सिंह देव। इस फतेह सिंह देव, फतेह सिंह देव, फतेह सिंह देव के बाद हुआ यादव सिंह देव। फतेह सिंह देव के बाद राजा हुआ यादव सिंह देव, और यादव सिंह देव के बाद राजा हुआ यादव सिंह देव के बाद राजा हुआ सोमदत्त सिंह देव, सोमदत्त सिंह देव, सोमदत्त सिंह देव। ठीक है। फतेह सिंह देव, यादव सिंह देव, सोमदत्त सिंह देव, बलदेव सिंह देव, बलदेव सिंह देव, ये अगला राजा हुआ बलदेव सिंह देव। और बलदेव सिंह देव के बाद राजा हुआ उमेंद्र सिंह देव, उमेंद्र सिंह देव, उमेंद्र सिंह देव। अगला राजा कौन हुआ? उमेंद्र सिंह देव। इसी उमेंद्र सिंह देव के समय जो है रायपुर में रजबंधा तालाब का निर्माण किया गया है। तो रायपुर में रजबंधा तालाब, रजबंधा तालाब, तो रजबंधा तालाब का जो निर्माण है वो किस राजा के समय हुआ है? तो उमेंद्र सिंह देव के समय हुआ है। इस उमेंद्र सिंह देव को मेल सिंह देव भी कहा जाता है। उमेंद्र सिंह देव को ही क्या कहा जाता है? मेल सिंह देव कहा जाता है। क्लियर है। तो उमेंद्र सिंह देव के समय ही जो रायपुर कलचुरी वंश का राजा था जिसको मेल सिंह देव के नाम से भी जानते हैं, रजबंधा तालाब का निर्माण रायपुर में किया गया था। इसके बाद राजा हुआ था बलबीर सिंह देव, बलबीर सिंह देव, बलबीर सिंह देव। और बलबीर सिंह देव के बाद राजा कौन हुआ था? अमर सिंह देव, अमर सिंह देव। और अमर सिंह देव जो है वह राजा है जो रायपुर कलचुरी वंश का अंतिम राजा हुआ। तो रायपुर कलचुरी वंश का अंतिम राजा कौन था? अमर सिंह देव। तो ये अंतिम राजा कैसे हुआ? अंतिम कलचुरी शासक था कहां का? रायपुर कलचुरी वंश का। 1750 में जो मराठा शासक था, 1750 में मराठा शासक था रघुजी द्वितीय। मराठा शासक था कौन? रघुजी द्वितीय। और रघुजी द्वितीय ने इस कलचुरी राजा अमर सिंह देव को पराजित कर दिया और रायपुर में कलचुरी वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इस तरह रायपुर कलचुरी वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? अमर सिंह देव। ठीक है। अभी राजा था तो इस राजा को जीवन यापन करने के लिए मराठाओं ने 3 परगने दिए थे, है ना। जीवन यापन करने के लिए मराठाओं ने इसको कितने परगने दिए थे? 3 परगने दिए थे। वो 3 परगने थे रायपुर, राजिम और पाटन, रायपुर, राजिम और पाटन। और साथ ही इस पर 7,000 रुपए वार्षिक, 7,000 रुपए वार्षिक टकोली लगाया था। ठीक है। तो अमर सिंह देव क्या हो गया? पराजित हो गया। 1750 में जो मराठा शासक था रघुजी द्वितीय उसने उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो इस तरह अमर सिंह देव जो है इस रायपुर कलचुरी वंश का क्या हुआ? अंतिम शासक हुआ। अब अंतिम शासक था, राजा था, तो उसको जीवन निर्वाह के लिए मराठाओं ने 3 परगने दिए थे, रायपुर, राजिम और पाटन का, और 7,000 रुपए वार्षिक उस पर क्या लगाया था? टकोली लगाया था। लेकिन 1755 में जब इसकी मृत्यु हो गई, 1755 में जब इस अमर सिंह की मृत्यु हो गई तो मराठाओं ने ये तीनों परगने जो है क्या कर लिए? छीन लिए। तीनों परगने जो है छीन लिए और उसके बेटे शिवराज सिंह को, उसके बेटे शिवराज सिंह को, तो उसका बेटा अमर सिंह का बेटा था शिवराज सिंह, इसको जीवन निर्वाह करने के लिए धमतरी का एक गांव जिसका नाम था बड़गांव, जिसका नाम क्या था? बड़गांव दिया गया था। और इसको भी मराठाओं ने 1822 में क्या कर लिया था? वापस दे दिया था। क्लियर है। तो इस तरह रायपुर में भी कलचुरी वंश पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर है। यहाँ पर एक बात अच्छे से नोट करना, जैसे हमने पढ़ा था कि राज सिंह का दरबारी कवि कौन था?
गोपाल मिश्र, तो उसी गोपाल मिश्र का बेटा था माखन मिश्र। गोपाल मिश्र का बेटा कौन था? माखन मिश्र। माखन मिश्र ये किसके दरबार में था? तो ये अमर सिंह के दरबार में था। माखन मिश्र किसके दरबार में था? तो अमर सिंह के दरबार में था। क्लियर है? तो इस तरह कलचुरी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र में क्या किया? शासन किया, और मराठा शासक रघुजी द्वितीय ने रायपुर के कलचुरी वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास भी समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा है या इसमें कुछ भी आपको बुराई लगती है, नजर आती है, कुछ भी ठीक करने का नजर आता है, तो कृपया करके कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको कमी को क्या कर सके? दूर कर सके। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हमारा चैनल और ज्यादा ग्रो कर सके। धन्यवाद।